हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्कोहल। इसमें हमारे पास लास्ट सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन ईथर। उसके बाद ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक करेंगे, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे पास कंप्लीटेड। तो सब हमें देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ईथर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ईथर। हमने तीन टाइप का रिएक्शंस देखा था इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक हेलोअल्केन्स में, उसके साथ सब्स्टिट्यूशन के साथ एलिमिनेशन भी देखे थे, और दूसरा हमने ऐसो अल्कोहल के में सब्स्टिट्यूशन देख लिया, और तीसरा जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन ईथर। अब यहां से देखो, हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो ईथर का करेंगे वो हमारे पास एसिडिक मीडियम में करेंगे। अब एसिडिक मीडियम में करेंगे तो हमारे पास तीन ही रिएक्शंस करवाएंगे। एक तो सिंपल पाला की रिएक्शंस विथ HX के साथ करवाने वाले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे पास रिएक्शंस विथ HX होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो सबसे पहला हमारे पास अगर ईथर है और ईथर का रिएक्शंस करेंगे HX में, तीन कंडीशन हम लोग कंसिडर करेंगे। एक हमारे पास कंडीशन क्या होगा, हमारे पास डाइल्यूट HX। तीसरा क्या होगा, हमारे पास यहां पे कंसंट्रेटर लेंगे HX, मगर वो उसका क्वांटिटी लेंगे 1 मोल, कि इसके 1 मोल के लिए 1 ही मोल होगा, 1 ही यूनिट। दूसरा हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेटेड HX जो होगा वो हमारे पास एक्सेस में होगा। ये तीन रिएक्शंस हम लोग समझेंगे कि कैसे होगा। तीनों का पहला रिएक्शंस हमारे पास सेम। पहला ये याद रखना, रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर रिएक्शंस में एसिड बेस अगर पॉसिबल है तो हमारे पास सबसे पहला रिएक्शन एसिड बेस होगा। तो अगर ये HX क्या है, एक एसिड, HX अगर H प्लस देगा तो क्या ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है? लोन पेयर है, एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हमारे पास जो ईथर है वो ब्रॉन्स्टेड बेस है, और HX क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो एसिड बेस पहले रिएक्शंस होगा, और एसिड बेस रिएक्शंस होगा तो हमारे पास ऑक्सीजन H प्लस एक्सेप्ट करेगा। अब जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, और पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा मतलब कोई एक साइड R ग्रुप का बॉन्ड तोड़ेगा, और बॉन्ड उस साइड टूटेगा जो इस साइड हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता है। जिस साइड सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, हाँ उधर तोड़ेंगे, उसको बनाएंगे, तोड़ के बनाएंगे। जैसे अगर हमारे पास इस चीज को समझना, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे CH3 है, दूसरा हमारे पास इधर ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास PH2 है, तो इधर से तोड़ दोगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, तो इधर वाले को इधर से तोड़ देंगे जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है। तो यहाँ पे वही काम करना है। उसके बाद ये जो तीन कंडीशन है उसमें रिएक्शंस करेंगे। तो यहां पे बात समझ में आ गया कि क्या करने वाले हमारे पास, कि इसमें सबसे पहला हमारे पास एसिड बेस रिएक्शंस होगा। ईथर हमारे पास बेस जैसा एक्ट करेगा, और HX हमारे पास एसिड जैसा। और जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करना चाहेगा, वो खत्म करना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। क्लियर? और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है तो हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज रखना चाहेगा, तो बगल वाले कार्बन से बॉन्ड तोड़ लेगा। अगर बॉन्ड तोड़ेगा तो उस साइड से तोड़ना पसंद करेगा जिधर से कार्बोकेटाइन स्टेबल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिएगा, सबसे पहला हमारे पास रिएक्शंस क्या क्या होगा। तो एक तो हमारे पास क्या होगा, पहले तो यहां से लिख देते हैं, ईथर इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल्स। ईथर इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल्स। ईथर एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स है, और इसमें रिएक्शन बड़ा लिमिटेड होता है, और इसीलिए हम लोग जो यूज करते थे सोडियम इन डाई ईथर ही लिखते थे। ईथर इसलिए लिखते थे कि ईथर में पहले डिजॉल्व होगा और उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा, और ईथर एक अपने स्टेबल कंपाउंड्स है, अगर स्टेबल है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। तो ईथर इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल्स एंड डोंट शो मेनी रिएक्शंस।
मेनी रिएक्शंस। जब 12th में हमारे पास चैप्टर है अल्कोहल फेनॉल ईथर, तो अल्कोहल का रिएक्शन देखें, अल्कोहल का प्रिपरेशन और रिएक्शन देखेंगे, फेनॉल का रिएक्शंस और हमारे पास प्रिपरेशन देखेंगे, उसी तरह ईथर का प्रिपरेशन और ईथर का रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे कम रिएक्शंस हमें ईथर का ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टेबल मॉलिक्यूल रिएक्टिविटी सबसे कम तो गिने चुने रिएक्शंस होंगे। इस रिएक्शंस में जब हमारे पास ईथर में जब हमारे पास एसिड डालते हैं तब रिएक्शंस होगा। तो ईथर रिएक्ट्स विथ एसिड बिकॉज ईथर इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। अब यहां से हमारे पास देखो कि R है, कलर चेंज कर लेते हैं, हमारे पास है R है, O है, R है। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। अब हमारे पास पहला क्या होगा, एसिड मीडियम से H+ आएगा। H+ अगर आएगा तो ये हमारे पास क्या करेगा, लोन पेयर H+ को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड। तो ये रिएक्शन सबसे पहले फास्ट होगा तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, RO R और H, ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड 2p2p ओवरलैपिंग, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड 2p और 1s का ओवरलैपिंग। तो ये बॉन्ड वीकर होगा, टूटेगा तो फिर ये रिएक्शंस बैकवर्ड। तो एसिड बेस रिएक्शन जो होते हैं वो हमेशा रिवर्सिबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द एसिड बेस रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। अब यहां से जैसे रिवर्सिबल होगा, तो अगर हमारे पास ये रिवर्सिबल, अगर गलती से अगर हमारे पास कार्बन और अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड टूट गया, तो यहां से हमारे पास क्या फॉर्म होगा, ROH प्लस R पर पॉजिटिव। अब ये एक मॉलिक्यूल्स बन गया। अब इस पे अगर R+ है तो R+ को हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगा SN2। अब यहां से हमारे पास बात समझेंगे कि ये 3 कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। 3 कंडीशन है तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, तो इस केस में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल्स और एक RNU बनेगा। क्या बात समझ में आया। अब देखेंगे रिएक्शंस, क्लियर। तो जैसे अब हमारे पास किसी एक पार्टिकुलर से रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ हमारे पास CH3। अच्छा यहां से देखो कि एक लाइन लिख देते हैं, आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस ईथर फॉर्म अ स्टेबल कार्बोकेटायंस। मतलब RO बॉन्ड उधर से टूटेगा जिधर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो सकता है। हमारे पास आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर फॉर्म कार्बोकेटायन एंड reactivity of ether is directly proportional to stability of कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर जाएगा। चलिए अब इस चीज को समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास है एक रिएक्शंस है कि हमारे पास है CH3, ये हमारे पास है O, हमारे पास CH2 हमारे पास CH3। इसमें हमने रिएक्शंस किया HCl का, क्लियर। HCl पहला केस ले रहे हैं वो हमारे पास अच्छा यहां से करते हैं। हमारे पास पहला जो रिएक्शंस करवा रहे हैं HCl के केस में करवा रहे हैं। यहां पे फिर से 3 केस आएगा। कौन सा, एक हमारे पास डाइल्यूट, या यहां पे HCl जो हटाई देते हैं, डाइल्यूट HCl। दूसरा हमारे पास कंसंट्रेटेड HCl और दूसरा कंसंट्रेटेड HCl है मगर एक्सेस में है। ये 3 कंडीशन है। अब देखो यहां से क्या क्या फॉर्म होगा वो समझना। यहां से पहला क्या होगा, प्रोटोनेट होगा। H+ जैसे मिलेगा तो ये प्रोटोनेट होगा तो कम से कम ये चीज तो लिख सकते हैं CH3। ये हमारे पास H+ लेने के बाद
CH3O हमारे पास यहाँ पे H प्लस लेने के बाद ये मॉलिक्यूल जनरेट होगा। अब आपको बताना है कि कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, मिथाइल या इथाइल कार्बोकेटायन। ये दो बन सकता है, इधर से टूटेगा तो मिथाइल पे CH3 पर पॉजिटिव, अगर इधर टूटेगा तो CH2 CH3 ये CH2 पर पॉजिटिव आएगा। ये इथाइल कार्बोकेटायन, ये मिथाइल कार्बोकेटायन। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इथाइल, क्योंकि इसको स्टेबलाइज करने का कोई फैक्टर नहीं। यहां पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बगल में 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन लगा देगा, मगर इसको को स्टेबलाइज करने का कोई है ही नहीं। तो ये हमारे पास अगर बॉन्ड इधर से टूटेगा तो स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो अगर डाइल्यूटेड होगा तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 हमारे पास ये जो तो मॉलिक्यूल्स होगा वो OH हो जाएगा। दूसरा हमारे पास जो जनरेट होगा वो हमारे पास बोल सकते हैं CH3 और CH2 पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर हम डाइल्यूट HCl ले रहे हैं तो डाइल्यूट HCl में हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, एक Cl और दूसरा पानी होगा। डाइल्यूट का कहने का मतलब है कि HCl का अमाउंट बहुत ज्यादा या बहुत कम, बहुत कम। तो इसमें Cl का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। तो Cl पे नेगेटिव होने के बावजूद भी वो Cl न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका वो अमाउंट जो है वो बहुत कम है। अमाउंट किसका ज्यादा है, वाटर का ज्यादा। तो इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वाटर एक्ट करेगा, और वाटर जब एक्ट करेगा तो हमारे पास ये लोन पे डोनेट करेगा, फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। डायरेक्ट हम निकाल दें एक यहां से H प्लस, यहां से -H प्लस लॉस करेगा, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो ये जनरेट करेगा CH3 CH2 OH। तो हम ये बोल सकते हैं कि डाइल्यूट के केस में दोनों साइड से हमारे पास अल्कोहल जनरेट होगा। दूसरा आप समझना, कंसंट्रेटेड लोगे तो ये हमारे पास तो एक तो फिक्स है OH जनरेट होगा, दूसरा हमारे पास CH3 CH2 पर पॉजिटिव। अब क्या है, ये कंसंट्रेटेड है तो वाटर का अमाउंट ठीक ठाक है, वाटर का अमाउंट कम होगा और Cl का अमाउंट ज्यादा होगा। तो अगर Cl का कंसंट्रेशन ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, तो अगर यहां से न्यूक्लियोफाइल का जो काम करेगा वो Cl माइनस करेगा। अब यहां से Cl अटैक करेगा और यहां से बॉन्ड फॉर्म होगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH2 Cl बन जाएगा। तो कंसंट्रेटेड में एक जगह पे H ऐड करना है मतलब अल्कोहल, और दूसरी जगह X मतलब जो भी हेलोजन लगा, यहाँ Cl दिया हुआ तो Cl, तो एक अल्कोहल बना, एक हेलोअल्किन बना। दोनों साथ में बनेगा ना, अरे जब टूटेगा तो ये दोनों पार्ट अलग अलग है ना, और जितना 1 मोल है तो ये 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, ये भी 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, तो मेजर और माइनर की बात ही नहीं है क्या। अरे ये एक यहां पे रख दिए, ये यहां पे कार्बोकेटायन जनरेट हुआ तो उसका रिएक्शन सिर्फ करवा रहे हैं ना, तो एक प्रोडक्ट यहां पे फिक्स हो गया, दूसरा जो कार्बोकेटायन जो बना उसका रिएक्शन हमने किया। क्लियर। दूसरा देखो, अगर कंसंट्रेटेड HX लेंगे तो यहां पे अलग रिएक्शंस हो जाएगा। एक तो हमारे पास क्या है, अल्कोहल हो जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास CH3 CH2 पर पॉजिटिव आएगा। अगर कंसंट्रेटेड है तो HCl के साथ हमारे पास यहाँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे Cl माइनस आएगा, अटैक करेगा और यहाँ से हमारे पास CH3 CH2 Cl जनरेट कर देगा। अब इसमें फर्दर रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारे पास अल्कोहल बचा हुआ ना, ये अल्कोहल भी रिएक्शंस करेगा। रीजन क्या है, अल्कोहल के पास अभी भी ऑक्सीजन है। अब अगर H प्लस ले लेगा, क्योंकि एक्सेस में है तो H प्लस लेगा तो फिर वाटर बना लेगा, और वाटर बेटर लिविंग ग्रुप है। यहां पे H प्लस एक्सेप्ट नहीं कर सकता हेलोअल्किन्स में, यहां पे एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट तो करने का यहां भी लोन पर कर सकता है, क्लोरीन के पास भी लोन पर है, मगर वहां से कोई स्टेबल मॉलिक्यूल जनरेट नहीं हुआ, वो बेटर न्यूक्लियो लिविंग ग्रुप नहीं होगा। मगर जैसे ही H प्लस एक्सेप्ट करेगा वाटर बना लेगा, और वाटर एक बेटर लिविंग ग्रुप है तो वो लीव करना पसंद करेगा। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, ये फर्दर HCl के साथ रिएक्शंस कर लेगा और CH3 OH और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ये मॉलिक्यूल्स वाटर वाला कंपाउंड्स बना लेगा, ये बॉन्ड तोड़ करके चला जाना पसंद करेगा, और यहां से फिर क्या आ जाएगा, Cl माइनस। तो ये क्या बना लेगा, CH3 Cl। तो अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड HX के साथ रिएक्शंस करेंगे तो दोनों हेलोअल्केन्स बना देगा। इस केस में क्लोरोअल्केन और क्लोरोअल्केन। जब हमारे पास डाइल्यूट लेंगे तो दोनों अल्कोहल, जब हमारे पास कंसंट्रेटेड HX लेंगे तो एक अल्कोहल और एक हेलोअल्केन। अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड एक्सेस में ले ले या सिर्फ एक्सेस में ले लिए तो उस केस में दोनों क्लोरो बन जाएगा या हेलो बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गया।
इतना ही बात करना था। तो अगर इतना ही बात करना था तो दो रिएक्शन दे रहे हैं भाई, ट्राई करो। बस याद करना कि ईथर का बॉन्ड जो स्टेबल कार्बोकेटाइन, दोनों साइड अल्काइल का अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप उधर वाला टूटेगा जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है। अगर दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों में से कोई भी तोड़ सकते हो। बस इस केस में क्या है कि जो हम लोग लास्ट में केवल उसमें बोले कि ईथर की जो रिएक्टिविटी होगी वो स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन पे डिपेंड करेगा, कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना है उतना ज्यादा रिएक्शंस होगा, वरना यहाँ पे जो पहला रिएक्शंस बनना है ना H+ एक्सेप्ट करने के बाद, ये रिएक्शंस रिवर्स हो जाएगा, इल्ड प्रोडक्ट का कम होगा। तो अगर ईथर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है तभी उसका इल्ड हाई होगा। रिएक्शंस तो हमें करना ही है, प्रोडक्ट बनाना है, मगर जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करे उतनी ज्यादा रिएक्शंस होगा बेहतर तरीके से। तो यहां से देखिए हमारे पास दिया हुआ है CH3, हमारे पास CH3, ये O, हमारे पास CH2, यहाँ पे PH, बस वही तीन रिएक्शंस दे दिया हुआ है आपके पास। यहाँ पे हमारे पास HBr जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में है, यहाँ पे HBr 1 मोल है, 1 मोल है, और यहाँ पे HBr जो है वो एक्सेस में है। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड देखना, तीसरा हमारे पास ये रिएक्शंस आपको करने हैं, टाइम लगेगा। चलिए देखिए इसमें हमारे पास क्या है, डाइल्यूट HCl HBr। अच्छा, डाइल्यूट HBr की जगह डाइल्यूट अगर कोई भी एसिड लिखा रहे तो कोई फर्क? याद करो कि हमारे पास इस केस में हमारे पास या तो आप लिख सकते हो H+ और हमारे पास वाटर, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, कुछ नहीं है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 भी लिख दे सकते हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस रिएक्शंस में। तो इस रिएक्शंस में आप देखो, इसमें अगर हमारे पास कार्बोकेटाइन ये स्टेबल बनाएगा या ये, इसमें अगर करोगे तो यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बनाओगे तो ये इस पे 9 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, मगर यहाँ पे जो बनाओगे वो रिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन स्टेबल होगा। और अगर इधर बना दोगे तो ये रेजोनेंस स्टेबल होगा, और हाइपर कंजुगेशन से रेजोनेंस कहीं ज्यादा बेहतर स्टेबल करेगा। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनेगा, डाइल्यूट की केस में क्या बनता था, दोनों साइड अल्कोहल, तो इसको ऐसे दे देते हैं ना, CH3 का हॉल थ्राइस, ये COH हो जाएगा, प्लस हमारे पास बेंजीन रिंग या PH, CH2 हमारे पास OH आ जाएगा। जब हमारे पास 1 मोल लेते थे तो जो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाता है वो हमारे पास ब्रोमीन लगेगा, और जो हमारे पास स्टेबल नहीं बनाता उसके केस में अल्कोहल बनेगा। तो स्टेबल कौन नहीं था, हाइपर कंजुगेशन वाला, तो CH3 का होल थ्राइस C, यहाँ पे OH आ जाएगा, प्लस बेंजीन साइड क्या लग जाएगा, ये बेंजीन CH2 यहाँ पे क्या था हमारे पास, Br लग जाएगा। जब एक्सेस करेंगे तो दोनों केस में Br। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, CH3 C, CH3 CH3, यहाँ पे भी हमारे पास Br, हमारे पास CH2 Br, और क्या निकल जाएगा, वाटर, दो एसिड के कारण हाइड्रोजन आ जाएगा।
अब यहां से देखो नेक्स्ट, अब इसमें ये जो हमारे पास है वो फिर हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है, मगर यहाँ पे जो कार्बोकेटायन अगर इस कार्बन पे बना दिए तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस। तो फिर हाइपर कंजुगेशन से रेजोनेंस ज्यादा। अगर एक मोल लेंगे तो एक मोल में अनस्टेबल वाला पार्ट अल्कोहल, स्टेबल वाला पार्ट हमारे पास प्रोमो डेरिवेटिव्स कंपाउंड बना लेगा। तो ये हो जाएगा CH3 हमारे पास OH प्लस ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर Br। जब एक्सेस ले लोगे तो अल्कोहल भी हमारे पास ब्रोमीन में चेंज हो जाएगा। CH3 हमारे पास Br CH3 प्लस हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br, और लास्ट हमारे पास इस रिएक्शंस में है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको पता हो तो इस केस में जो हमारे पास एप्लीकेबल होगा वो डांसिंग रेजोनेंस पॉसिबल होगा, और डांसिंग रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगा एज कंपेयर टू सिंगल बेंजीन रिंग के कंपेयर में, या तीन भी बेंजीन हो तो तब भी इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है पीएच, इसके जगह दो हाइड्रोजन लगा हुआ है, दो हाइड्रोजन को भी हटाकर अगर दो पीएच रिंग लगा देते, बेंजीन रिंग लगा देते, तब भी ये ज्यादा स्टेबल होता है। आपको बताया था डांसिंग रेजोनेंस में। तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल जो जनरेट होगा ये हो जाएगा पीएच CH2 हमारे पास OH प्लस CH यहाँ पे Cl, और इधर हमारे पास दो साइक्लोप्रोपेन। बस इसमें रिएरेंजमेंट क्यों नहीं करा था, डांसिंग रेजोनेंस से बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल है तो रिएरेंजमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता। और जब हमारे पास आ जाएगा तो अल्कोहल भी किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, क्लोरो में। ऐसा डाइल्यूट था, सॉरी हमने कंसंट्रेटेड समझ। ये एक मोल है तो एक हमारे पास OH Cl, और यहाँ पे ये साइक्लिक 2 आ जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, अब उसमें हमारे पास ये वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीटेड है।